नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आप सभी को एल्गोरिथमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्याख्यान शीर्षक बॉयर मोर एल्गोरिथम पैटर्न मिलान के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय स्ट्रिंग सर्चिंग की परिभाषा, साधारण स्ट्रिंग मैचिंग तकनीक के ड्रॉबैक्स, बॉयर मोर एल्गोरिथम स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम की परिभाषा, बॉयर मोर एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कंप्यूट करना बैड शिफ्ट टेबल को और गुड सफिक्स टेबल को, बॉयर मोर एल्गोरिथम एंड विश्लेषण अर्थात एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण, निष्कर्ष। परिभाषा, स्ट्रिंग मैचिंग की परिभाषा। स्ट्रिंग मैचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्ट्रिंग जिसे हम पैटर्न कहते हैं को दूसरी स्ट्रिंग जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं के भीतर खोजा जाता है। इसका उद्देश्य यह पता करना होता है कि पैटर्न टेक्स्ट में कहाँ कहाँ मौजूद हैं और यदि मौजूद है तो कितनी बार। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास टेक्स्ट है ए बी है और पैटर्न ए बी है तो स्ट्रिंग मैचिंग का काम यह पहचानना होता है कि ए बी टेक्स्ट में कितने बार आता है और उन स्थानों पर क्या इंडेक्स वैल्यू है। साधारण स्ट्रिंग मैचिंग, नेव स्ट्रिंग मैचिंग, यह एक समाधान है जो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इस विधि का उपयोग करके हम यह पता कर सकते हैं कि एक पैटर्न स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितनी बार आया है और उन सभी स्थानों को ढूंढ सकते हैं जहां यह पैटर्न मौजूद है। समाधान की विधि, स्ट्रिंग को पढ़ें, टेक्स्ट और पैटर्न की लंबाई ज्ञात करें, पैटर्न की तुलना अर्थात टेक्स्ट के प्रत्येक संभावित प्रारंभिक बिंदु से पैटर्न की तुलना करें, मैचेस को ट्रैक करें अर्थात अगर पैटर्न टेक्स्ट के किसी बिंदु पर पूरी तरह से मेल खाता है तो उस बिंदु का इंडेक्स स्टोर करें, उचित प्रारूप में आउटपुट अर्थात एक आधारित इंडेक्सिंग का उपयोग करके आउटपुट तैयार करें। साधारण स्ट्रिंग या नेव स्ट्रिंग मैचिंग टेक्निक एक बहुत सरल तरीका है जिसमें हम पैटर्न को टेक्स्ट में एक एक करके हर संभव स्थान पर मिलाते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण यह तरीका समझने में आसान है लेकिन इसमें कुछ प्रमुख ड्रॉबैक्स हैं। प्रथम, समय की जटिलता। इस विधि में समय की जटिलता बिग O ऑफ m into n होती है जहां m पैटर्न की लंबाई है और n टेक्स्ट की लंबाई है। इसका मतलब है अगर टेक्स्ट और पैटर्न बड़े हैं तो इस विधि की प्रदर्शन गति धीमी हो सकती है क्योंकि हमें टेक्स्ट के हर स्थान पर पैटर्न को जांचना पड़ता है। द्वितीय, अप्रभावी तुलना। जब पैटर्न का कोई हिस्सा मिल जाता है और फिर मिसमैच होता है तो साधारण विधि से पहले से मिलाए गए सभी अक्षरों को जांचती है जो कि अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करती है। फालतू की पुनरावृत्ति। यह तकनीक कई बार एक ही हिस्से को बार बार मैच करती है जो कि संसाधनों का अपव्यय कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि टेक्स्ट ए बी है और पैटर्न ए बी हो तो साधारण तकनीक हर बार टेक्स्ट के प्रत्येक हिस्से में पैटर्न को मैच करने की कोशिश करेगी, भले ही पहले से ही यह जानकारी हो कि कुछ हिस्से पहले ही मैच किए जा चुके हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक उन्नत एल्गोरिथम जैसे KMP, नूथ मॉरिस प्रैट और बॉयर मोर का उपयोग किया जाता है जो स्ट्रिंग मैचिंग की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित और तेज बनाते हैं। बॉयर मोर एल्गोरिथम। परिचय। बॉयर मोर एल्गोरिथम मिलान के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कोई दिए गए पैटर्न किसी निर्दिष्ट पाठ टेक्स्ट में उपस्थित है या नहीं। यह पैटर्न खोजने मिलाने के लिए एक पीछे की ओर दृष्टिकोण बैकवर्ड अप्रोच का पालन करता है। किसी विशेष पैटर्न को दिए गए स्ट्रिंग में खोजने का कार्य पैटर्न खोज समस्या, पैटर्न सर्चिंग प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए यदि टेक्स्ट अर्थात पाठ दिस इज सैंपल टेक्स्ट है और पैटर्न टेक्स्ट है तो आउटपुट 10 होना चाहिए जो दिए गए पाठ में पैटर्न के पहले प्रकट होने का इंडेक्स है। यह एल्गोरिथम 1977 में रॉबर्ट बॉयर और जे स्ट्रॉटर मूर द्वारा विकसित किया गया था। इसे पैटर्न मिलान के लिए सबसे कुशल और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एल्गोरिथम माना जाता है। बॉयर मोर एल्गोरिथम कैसे काम करता है? पिछले अध्यायों में हमने
इस समस्या को हल करने का तरीका देखा, जिससे पैटर्न टेक्स्ट एक एक करके स्लाइड करते हैं और प्रत्येक वर्ण की तुलना करते हैं। हालांकि यह तरीका बहुत धीमा है क्योंकि इसमें बिग O ऑफ n इंटू m समय लगता है, जहां n पाठ की लंबाई अर्थात टेक्स्ट की लंबाई और m पैटर्न की लंबाई है। बॉयर-मोर एल्गोरिथम इस प्रक्रिया में सुधार करता है। यह एल्गोरिथम पैटर्न को पूर्व संस्करण प्री प्रोसेसिंग करके और 2 ह्यूरिस्टिक का उपयोग करके उन तुलना को छोड़ देते हैं जो मेल नहीं खाती हैं, जिससे इसे तेजी से बनाया जा सके। पूर्व संस्करण प्री प्रोसेसिंग बॉयर-मोर एल्गोरिथम के कार्य करने का तरीका। स्टेप 1 चरण 1 पूर्व संस्करण प्री प्रोसेसिंग एल्गोरिथम सबसे पहले पैटर्न का पूर्व संस्करण करता है। इसमें 2 प्रमुख तालिकाएं बनाई जाती हैं, बैड कैरेक्टर नियम, बैड कैरेक्टर रूल। यदि मिलान करते समय कोई वर्ण मेल नहीं खाता है तो वह वर्ण जो पाठ में असंगति मिसमैच का कारण बना उसे बैड कैरेक्टर कहा जाता है। एल्गोरिथम इस बैड कैरेक्टर का पैटर्न में अंतिम बार का स्थान ढूंढता है और पैटर्न को उस स्थान के साथ संरेखित अलाइन कर देता है। गुड सफिक्स नियम, गुड सफिक्स रूल। अगर कोई असंगति होती है तो एल्गोरिथम पैटर्न में उपसर्ग प्रीफिक्स या पैटर्न के किसी अन्य भाग के साथ पैटर्न के सफिक्स का मिलान करता है। इसके बाद पैटर्न को इस तरह शिफ्ट किया जाता है कि यह सफिक्स फिर से पैटर्न में मिल सके। बॉयर-मोर एल्गोरिथम का कार्य करने का तरीका। बैड कैरेक्टरिस्टिक ह्यूरिस्टिक। बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक की अवधारणा सरल है। जिस वर्ण का मिलान पैटर्न के वर्तमान वर्ण से नहीं होता उसे बैड कैरेक्टर कहा जाता है। जब कोई मिसमैच होता है तो हम पैटर्न को तब तक शिफ्ट करते हैं जब तक मिसमैच मैच में बदल जाता है। नंबर 2 पैटर्न P मिसमैच किए हुए वर्ण से आगे बढ़ जाता है। हम यहाँ पर केस 1 को देखेंगे। मिसमैच बिकम्स ए मैच, अर्थात मिसमैच मैच में बदल जाता है। इस स्थिति में हम पैटर्न में मिसमैच किए हुए वर्ण के अंतिम स्थान की तलाश करेंगे। यदि वह वर्ण पैटर्न में मौजूद है तो हम पैटर्न को इस प्रकार शिफ्ट करेंगे कि यह मिसमैच किए हुए वर्ण के साथ मिल जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमें पोजीशन 3 पर मिसमैच मिलता है, जहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू A है और पैटर्न की वैल्यू G है, अर्थात मिसमैच वाला वर्ण A है। अब हम पैटर्न में A का अंतिम स्थान देखेंगे। हम पैटर्न में पोजीशन 1 पर A मिल जाता है और यह उसका अंतिम स्थान है। हम पैटर्न को 2 बार शिफ्ट करेंगे ताकि पैटर्न का A पार्ट टेक्स्ट के A पार्ट से संरेखित हो जाए, अर्थात अलाइन हो जाए। केस 2 पैटर्न मूव्स पास्ट द मिसमैच कैरेक्टर। इस स्थिति में हम पैटर्न में मिसमैच किए हुए वर्ण की अंतिम स्थान की तलाश करेंगे। यदि वर्ण पैटर्न में नहीं है तो हम पैटर्न को मिसमैच किए हुए वर्ण से आगे शिफ्ट कर देंगे। उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण से देखते हैं। हमारे पास यह टेक्स्ट दिया हुआ है, अर्थात पाठ दिया हुआ है GCAA TGCC TAT GT GACC। हमें पैटर्न दिया हुआ है TATG TG। यहाँ पे अर्थात हम जब इसको दाएं से बाएं हम मिलान करना प्रारंभ करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले ही पोजीशन पे 7वें पोजीशन पे C और G आपस में मिसमैच नहीं हो पाता है, अर्थात G और G कहीं भी हमारे पैटर्न में C जो है हमारे पैटर्न में कहीं भी नहीं आता है लास्ट पोजीशन पे। तो इस केस में यहाँ हमें पोजीशन 7 पे, जैसे कि हमें यहाँ पोजीशन 7 पर मिसमैच मिला है, मिसमैच वाला वर्ण C पैटर्न में पोजीशन 7 से पहले मौजूद नहीं है, इसलिए हम पैटर्न को पोजीशन 7 से आगे शिफ्ट कर देंगे। अर्थात इस उदाहरण में हमें पैटर्न का एक सही मिलान मिला है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि C पैटर्न में मौजूद नहीं है, इसलिए पोजीशन 7 से पहले हर शिफ्ट पर हमें मिसमैच ही मिलेगा और हमारी खोज बेकार हो जाएगी। खोज में सर्चिंग एल्गोरिथम हमें सबसे पहले पैटर्न के अंतिम वर्ण से मिलान शुरू करता है। जब कोई असंगति होती है तो बैड कैरेक्टर और गुड सफिक्स नियम का उपयोग करके यह निर्धारित किया जाता है कि पैटर्न को कितना शिफ्ट किया जाए।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक पैटर्न नहीं मिल जाता या पूरा पाठ खोजा नहीं जाता, अर्थात पूरा टेक्स्ट खोजा नहीं जाता। बॉयर-मूर एल्गोरिथम की विशेषताएं। वर्णों की तुलना। यह एल्गोरिथम प्रत्येक वर्ण की तुलना दाएं बाएं से करता है, अर्थात यह पैटर्न के आखिरी वर्ण से शुरू करता है और पहले वर्ण तक चलता है। पूर्व प्रसंस्करण चरण। इस एल्गोरिथम का पूर्व संस्करण चरण बिग ओ एम समय और स्थान जटिलता में होता है, जहां एम पैटर्न की लंबाई है। खोज चरण की जटिलता। खोज चरण की जटिलता बिग ओ ऑफ एम एन होती है, यहाँ एन पाठ की लंबाई और एम पैटर्न की लंबाई है। सबसे खराब स्थिति। सबसे खराब स्थिति मतलब वर्स्ट केस में जब एक गैर आवंटित पैटर्न नॉन पीरियोडिक पैटर्न की खोज की जाती है तो यह 3n टेक्स्ट कैरेक्टर तुलना करता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जटिलता। इसकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जटिलता बिग ओ ऑफ n डिवाइड बाई m होती है, जहां n टेक्स्ट की लंबाई और m पैटर्न की लंबाई है। यह एल्गोरिथम बहुत ही कुशल है, खासकर जब पाठ लंबा हो और वर्णमाला छोटी हो। यह बड़े हिस्से को छोड़ देता है, जिससे यह अनस्ट्रिंग मिलान एल्गोरिथम जैसे साधारण विधि से अधिक तेजी से काम करता है। इन विशेषताओं के साथ बॉयर-मूर एल्गोरिथम पैटर्न मिलान के लिए एक बहुत ही कुशल और तेज तरीका प्रदान करता है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां पैटर्न और पाठ की लंबाई में महत्वपूर्ण अंतर होता है। बॉयर-मूर एल्गोरिथम। कंप्यूट बैड शिफ्ट टेबल। अब हम यहाँ पर बैड शिफ्ट टेबल बनाना सीखेंगे। एक एग्जाम्पल से, एक उदाहरण के थ्रू हम देखेंगे। मान लीजिए पैटर्न की वैल्यू एडवांस है, ADVANCE एडवांस है और इसका लेंथ जो है 7 है। सबसे पहले हम इस पैटर्न को इंडेक्सिंग करेंगे जो कि 0 से प्रारंभ होगा, अर्थात यह इस पैटर्न की लंबाई 7 है। जब हम इंडेक्सिंग करेंगे 0 से तो ये 0 से 6 तक जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1। सबसे पहले हम ए के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जब हम ए के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम देखेंगे कि पैटर्न का जो लेंथ है वो 7 है और ए का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, अर्थात हम फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करते हैं सूत्र में तो हमारा जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 7 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। परंतु हम देखेंगे इस पैटर्न को, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आगे जाकर ए तीसरे पोजीशन पे भी आता है। तो हम इसको फिर से अपडेट करेंगे। अपडेट इसलिए करेंगे क्योंकि हम पहले ये ध्यान रखना है अपडेट करते समय हमें कि ए लास्ट पोजीशन पे ना आ रहा हो। अगर लास्ट पोजीशन पे आ रहा होगा तो हम इसकी प्रीवियस वैल्यू ही इसको असाइन कर देंगे, अर्थात यहाँ पर ए जो है लास्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से अपडेट करेंगे। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे। 7 माइनस, इस बार इसकी इंडेक्स पोजीशन 3 है और -1, तो 7 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब ए की वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरीके से हम डी के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डी की इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर पैटर्न की लंबाई अर्थात 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, तो डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी प्रकार वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वी का इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो 7 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, वी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम एन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो एन की इंडेक्स वैल्यू है 4, तो 7 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। हम n की वैल्यू 2 कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू को हम टेबल में डाल देंगे। फिर उसके बाद हम c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो c का इंडेक्स वैल्यू 5 है, तो 7 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब हम e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, e जो है अंतिम वर्ण है, तो इस केस में जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है, अर्थात जो अंतिम वर्ण होता है अगर वो पहले कहीं नहीं आया है पैटर्न में तो हम इसकी वैल्यू जो पैटर्न की लेंथ होती है वही असाइन कर देते हैं, अर्थात उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। हमने वहाँ पे e की वैल्यू 7 को पुट कर दिया, इसलिए क्योंकि ये लास्ट वर्ण था और ये पहले कहीं नहीं आया था पूरे पैटर्न में।
तो इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर एस्ट्रिक और उसकी वैल्यू 7 लिखी हुई है। ये इसलिए लिखी हुई है कि बहुत सारे वर्ण जो होते हैं जो कि आपके पाठ में टेक्स्ट में होते हैं लेकिन पैटर्न में नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसको एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हम पैटर्न की लंबाई की वैल्यू असाइन कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर एस्ट्रिक की वैल्यू 7 है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे इसी कड़ी में। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं AJIJI के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं बैड शिफ्ट टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे इसकी लेंथ जो है वो 5 है। पहले हम उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख लेंगे, तो इंडेक्स वैल्यू जो हो जाएगी वो इसकी 0 1 2 3 4 हो जाएगी और हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वही हमारे पुराने सूत्र से, लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब आप शिफ्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिखनी है। हम यहाँ पर सबसे पहले हम a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सूत्र के हिसाब से लेंथ माइनस इंडेक्स माइनस 1 होता है, तो a का जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 हो गया लेंथ, पैटर्न का लेंथ, तो 5 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम j के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम j का कैलकुलेट करेंगे, j की इंडेक्स वैल्यू 1 है, उसके हिसाब से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 1 अर्थात इसकी वैल्यू 3 होती है। परंतु आप आगे देखेंगे तो पैटर्न में j जो है वो उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, वो रिपीट हो रहा है तीसरे पोजीशन पे, तो हम इसकी फिर से वैल्यू अपडेट करेंगे। बट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि j जो जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो लास्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा हो, अर्थात ये लास्ट पोजीशन पे नहीं आ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू पुनः कैलकुलेट करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे, तो अब की बार इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 3 है, तो 5 माइनस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब इसकी वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी। फिर हम इसी तरीके से हम i के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब i के लिए कैलकुलेट करेंगे तो पहली बार जब i आता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 5 माइनस 2 माइनस 1 अर्थात इसकी वैल्यू हो जाती है 2। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ गौर करेंगे कि i जो है वो फिर से रिपीट हुआ है पैटर्न में, लेकिन इस बार जो रिपीट हुआ है वो अंतिम पोजीशन पे रिपीट हुआ है। तो अंतिम पोजीशन पे अगर रिपीट हुआ है कोई भी वर्ण और अगर वो पहले भी आया है, प्रीवियसली भी अगर वो उस पैटर्न में आ रहा है, तो हम उसको अपडेट नहीं करेंगे नए वैल्यू से, हम उसको प्रीवियस वैल्यू ही उसकी असाइन कर देंगे जो कि 2 थी, अर्थात हम उसको हम 2 असाइन कर देंगे। और बहुत सारे वर्ण जो हैं जो कि टेक्स्ट में आते हैं किंतु वो पैटर्न में नहीं आते हैं, उनको हम लोग एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हम लिख देते हैं पैटर्न की लेंथ, जो पैटर्न की लेंथ होती है वही उसकी वैल्यू हो जाती है। अब हम यहाँ पर कंप्यूट गुड सफिक्स टेबल हम कैलकुलेट करेंगे गुड सफिक्स फंक्शन के थ्रू। यह गुड सफिक्स फंक्शन निर्धारित करता है कि जब पैटर्न में एक मिसमैच होता है तो पैटर्न को कितने स्थान शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि पहले से मेल खाए गए हिस्से को फिर से ना मिलाया जाए। हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए हमें एक पैटर्न दिया हुआ है STOR। अब इसका गुड सफिक्स टेबल हम देखेंगे कैसे बनता है। पहले हम इसको 3 कॉलम में बांट लेंगे, के हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। अब हम पैटर्न और D2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न के सफिक्स में जाएंगे और पहले सफिक्स पार्ट को हम उठाएंगे जो कि R है। अब हम R को ढूंढेंगे पैटर्न के बाकी हिस्से में दाएं से बाएं। अगर हमें वो कहीं नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर मुझे इस पैटर्न R को अगर मिलान करना है तो उसके लिए मुझे पूरा का पूरा 4 वर्ण शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। D2 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब हम पीछे से सफिक्स को हम इंक्रीज करेंगे। पहले हमने R लिया था, अब हम 1 से बढ़ाकर हम OR ले लेंगे। अब हम OR को हम ढूंढेंगे बाकी बचे हुए पैटर्न में। अगर हमें वो नहीं मिलता है तो इसका मतलब कि हमें पूरा का पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसकी D2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी फिर से 4। फिर हम एक और अपने सफिक्स की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब हम
एक और बढ़ा के 3 कर लेंगे अपने सफिक्स की वैल्यू को। यहाँ पर हम TOR को हम लेते हैं यहाँ सफिक्स में। अब TOR को हम ढूंढेंगे बाकी बचे हुए पैटर्न में। हालांकि यहाँ पे पैटर्न में प्रीफिक्स में सिर्फ एक ही वर्ण बचा है, अर्थात इसका कोई मिलान नहीं है, तो इसको भी हमें शिफ्ट करने के लिए, मिलान करने के लिए पूरा का पूरा हमें इसकी लंबाई से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसकी भी D2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल हमें पैटर्न है AJI JI। अब जब हम इसके लिए जब हम गुड सफिक्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम सफिक्स में हम सबसे पहले वर्ण को एज ए सफिक्स लेते हैं जिसकी की वैल्यू आई है। अब हम आई को देखते हैं बाकी बचे हुए प्रीफिक्स पैटर्न में, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें आई एक जगह स्थान पर मिल जाता है और हम देखते हैं कि उस आई को जब हम इस आई से मिलान करते हैं, अलाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें 2 बार शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2। फिर हम नेक्स्ट अगले क्रम में हम सफिक्स को हम इंक्रीज करते हैं। अब हम सफिक्स की वैल्यू लेते हैं J और I। अब हम इस सफिक्स के लिए हम प्रीफिक्स ढूंढते हैं बचे हुए पैटर्न में। हम यहाँ पे देखते हैं J ऑफ I हमें मिल जाता है और हम देखते हैं जब हम इस J ऑफ I को मिलान करेंगे सफिक्स के J ऑफ I से तो हमें 2 बार शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इसकी भी वैल्यू हमारी 2 हो जाती है। फिर हम अपने सफिक्स की संख्या को बढ़ाते हैं, तो सफिक्स की संख्या को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं IJI और बचे हुए पैटर्न में प्रीफिक्स में हमें इसका कोई भी मिलान नहीं मिलता है, अर्थात हमें मिलान करने के लिए, अलाइन करने के लिए हमें पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हम इसी बढ़ते क्रम में हम अपने सफिक्स को इंक्रीज करते हैं और फिर हम लेते हैं JI के लिए बचे हुए प्रीफिक्स में कोई भी मिलान नहीं है, अर्थात इसको भी मिलान करने के लिए हमें पूरा का पूरा इसके लेंथ से हमें इसके आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसकी भी हम D2 वैल्यू 5 रख देते हैं। इसी क्रम में हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पर पैटर्न की वैल्यू है BAOBAB। यहाँ पर हम जब मिलान करते हैं तो सबसे पहले हम सफिक्स को लेते हैं B को और हम यहाँ पर ढूंढते हैं कि B हमें कहाँ मिलता है प्रीफिक्स में। हमें B एक पोजीशन पे मिल जाता है, वहाँ से जब हम इसको अलाइन करेंगे तो हमें सिर्फ 2 शिफ्ट करना पड़ेगा, तो अर्थात इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हम सफिक्स की संख्या को बढ़ाकर A और B ले लेते हैं। A और B का मिलान बाकी बचे हुए पैटर्न में कहीं भी हमें नहीं मिलता है, तो इसको हमें पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसको पूरा शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 ले लेते हैं। फिर हम और बढ़ाते हैं इसको BAB। तो जब BAB सफिक्स का मिलान करने के लिए हम प्रीफिक्स में ढूंढते हैं तो हमें इसका कोई भी मिलान नहीं मिलता है, अर्थात इसको भी हमें बढ़ाने के लिए पूरा 5 से हमें 5 से आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हम लेते हैं OBAB अगला सफिक्स। फिर हम इसका भी मिलान ढूंढते हैं बचे हुए पैटर्न में प्रीफिक्स वैल्यू में, तो हमें वहाँ इसका भी कोई मिलान नहीं मिलता है, तो इसकी भी वैल्यू हमारी 5 हो जाती है क्योंकि हमें पूरा का पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हम सफिक्स की संख्या को बढ़ाते हैं AOBAB। हम जब इसका मिलान बचे हुए प्रीफिक्स में करते हैं, बचे हुए पैटर्न के प्रीफिक्स में, तो वहाँ भी हमें इसका कोई मिलान नहीं मिलता है, अर्थात ये भी हमें पूरा का पूरा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। बॉयर-मूर एल्गोरिथम। अब हम देखेंगे बॉयर-मूर एल्गोरिथम कैसे काम करता है। बॉयर-मूर एल्गोरिथम के चरण 1, दिए हुए पैटर्न और टेक्स्ट में उपयोग किए गए वर्णमाला के लिए बैड सिंबल शिफ्ट टेबल, बुरी संकेत शिफ्ट तालिका बनाएं, जैसा कि पहले बताया गया है। चरण 2, पैटर्न का उपयोग करके अच्छी प्रत्यय शिफ्ट तालिका, गुड सफिक्स शिफ्ट टेबल बनाएं, जैसे कि पहले बताया गया है। चरण 3, पैटर्न को टेक्स्ट की शुरुआत से मिलाएं, अलाइन करें। चरण 4, निम्नलिखित चरणों को तब तक दोहराएं जब तक कि या तो कोई मिलान सब स्ट्रिंग ना मिल जाए या पैटर्न टेक्स्ट के अंतिम वर्ण से परे ना चले जाए। पैटर्न के अंतिम वर्ण से शुरू करें और पैटर्न और टेक्स्ट में संबंधित वर्णों की तुलना करें जब तक कि यह तो या तो सभी m वर्ण जोड़े मेल ना खा जाएं, तब रुकें, या k > 0 वर्ण जोड़े सफलतापूर्वक मिलाने के बाद कोई असमान जोड़ा ना मिल जाए। यदि
बाद का मामला होता है तो सी के कॉलम से बुरी संकेत तालिका बैड सिंबल टेबल में प्रविष्टि T1C को पुनः प्राप्त करें जहां सी टेक्स्ट का असमान वर्ण है। यदि k ग्रेटर देन 0 है तो अच्छी प्रत्यय तालिका गुड सफिक्स टेबल से संबंधित डी प्रविष्टि को भी पुनः प्राप्त करें। पैटर्न को दाईं और इस सूत्र से प्राप्त किए गए पोजीशन की संख्या द्वारा शिफ्ट करें, जहां पर सूत्र है d इक्वल्स टू, अगर k इक्वल्स टू 0 है तो d1 की वैल्यू, और अगर k ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम d1, d2 में जो बड़ा होगा, जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू। यहां पर d1 का सूत्र है मैक्स, t1 पैरेंथ कोष्ठक में c माइनस k, 1, अर्थात इनमें से जो भी बड़ा हो। इस प्रकार बॉयर-मोर एल्गोरिथम का उपयोग करके पैटर्न मैचिंग अधिक कुशलता से की जा सकती है। अब हम इसको एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए हमने एक टेक्स्ट लिया है BESS_KNEWT_ABOUT_BAOBABS और पैटर्न है हमारे पास BAOBAB। सबसे पहले हम पैटर्न से गुड सफिक्स टेबल और बैड कैरेक्टर टेबल का निर्माण करेंगे। तो हम पहले भी पुराने स्लाइड में हमने इस पैटर्न के लिए गुड सफिक्स टेबल और बैड कैरेक्टर टेबल का हमने निर्माण किया है, अर्थात हमने वहाँ पर इसको निर्माण करना सिखाया है। हम यहाँ पर मैच प्रक्रिया चालू करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट और पैटर्न को लिख लेते हैं, हम अलाइन कर लेते हैं एक के नीचे एक, और हम दाएं से बाएं मिलान करना प्रारंभ करेंगे। अब हम सबसे पहले वर्ण को दाएं से बाएं मिलान करना स्टार्ट करेंगे। तो टेक्स्ट के के वर्ण और पैटर्न के बी वर्ण आपस में मिलान नहीं होते हैं, तो ये पहला ही मिलान नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पर बैड कैरेक्टर वाला नियम हम लागू करेंगे। तो अर्थात हम d1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो d1 का जो फॉर्मूला है वो है T1K माइनस 0, अर्थात 0 इक्वल्स टू 6, अर्थात हमने जब इसको कैलकुलेट किया d1 की वैल्यू तो यहाँ पर हमें 6 मिला, अर्थात हमें 6 पोजीशन से उसको हमें आगे शिफ्ट कर देना है। जब हम उसको आगे शिफ्ट कर देंगे तो फिर हम मिलान शुरू करेंगे दाएं से बाएं पैटर्न और टेक्स्ट को। यहाँ पर पहला वर्ण दाएं से बाएं में B से B मैच हो जाता है, मिलान हो जाता है। फिर हम फिर से पीछे चलेंगे तो A से A अगला वर्ण भी मिलान हो जाता है। जब हम तीसरे पोजीशन पर पहुंचेंगे तो टेक्स्ट में अंडरस्कोर है और पैटर्न में बी है, जिसका कि मिलान नहीं हो पाता है, और इसके पहले 2 मिलान हो चुका है। तो हम यहाँ पर d1 और d2 दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम d1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अंडरस्कोर के हिसाब से जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू 4 आती है, और हम गुड सफिक्स टेबल से हम d2 की वैल्यू जब इसकी कैलकुलेट करते हैं तो वह 5 आता है। फिर हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। जो भी दोनों में से बड़ा होगा हम उस हिसाब से उस पोजीशन से हम उसको शिफ्ट कर देंगे। जब हम दोनों का मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि 5 बड़ा है, मतलब गुड सफिक्स के हिसाब से हमें चलना है। तो हम इसको 5 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देते हैं और फिर से हम दाएं से बाएं मिलान प्रक्रिया को चालू करेंगे। फिर हम दाएं से बाएं मिलान प्रक्रिया को चालू करते हैं तो पहला वर्ण हमारा मिलान हो जाता है, जो कि B से B मिल गया। फिर हम पीछे चलते हैं, फिर यहाँ पर दूसरा मिलान अंडरस्कोर है टेक्स्ट में और पैटर्न में ए है, जिसका कि मिलान नहीं हो पाता है, अर्थात यहाँ पर एक मिलान हुआ है। तो हमें यहाँ पर d1 और d2 अर्थात गुड सफिक्स टेबल और हमें बैड कैरेक्टर टेबल दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी हमें उसके हिसाब से इसको फिर से हमें शिफ्ट करना होगा। तो फिर हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो हमें d1 की वैल्यू 5 मिलती है, d2 की वैल्यू 2 मिलती है। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम चेक करते हैं तो मैक्सिमम 5 होता है, तो हम उसके हिसाब से हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे 5 से। जब हम इसको आगे 5 से शिफ्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर फिर से दाएं से बाएं हम मिलान प्रक्रिया चालू करते हैं। तो B से B यहाँ मिलान हो जाता है, फिर हमारा A से A मिलान हो जाता है, फिर B से B मिलान हो जाता है, O से O मिलान हो जाता है, A से A मिलान हो जाता है, B से B मिलान हो जाता है, अर्थात यहाँ पे मैच हो जाता है। अब हम इसको दूसरे उदाहरण से फिर से समझेंगे इस एल्गोरिथम को। यहाँ पर हमें टेक्स्ट दिया हुआ है STOU_TOR_STOR,
अब हम यहाँ पर मिलान करेंगे पैटर्न से। हमें पैटर्न दिया गया है STOR। यहाँ पर पैटर्न हम यहाँ पर फिर से मिलान प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे दाएं से बाएं, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर बैड कैरेक्टर टेबल और गुड सफिक्स टेबल हमें की गणना करके उसको बनाना है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में हम देख चुके हैं कि कैसे हम गणना करते हैं इसको, और हम इसको टेबल को यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने इंडेक्स का अलग से टेबल इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर STOR जो कि हमारा पैटर्न है, इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी वर्ण जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको मैच करना प्रारंभ करेंगे दाएं से बाएं। जब हम इसको दाएं से बाएं मैच करना प्रारंभ करेंगे तो पहला वर्ण टेक्स्ट का हमारा U है और पैटर्न का पहला वर्ण हमारा R है। दोनों मिसमैच हो जाता है। जब पहला ही वर्ण मिसमैच हो जाता है तो हमें इसके लिए हमें बैड कैरेक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसकी वैल्यू हम बैड कैरेक्टर टेबल में हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि हमें इसको कितना शिफ्ट करना है, जो कि 4 आता है, अर्थात हम उसको 4 स्थान शिफ्ट करेंगे, 4 स्थान उसको आगे शिफ्ट करेंगे। अब फिर से हम दाएं से बाएं मिलान प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। यहां पर R से R मैच हो जाता है, O से O मैच हो जाता है, T से T मैच हो जाता है, परंतु अंडरस्कोर से S मैच नहीं हो पाता। अर्थात यहां पर हमें गुड सफिक्स भी देखना पड़ेगा और हमें यहां पर बैड कैरेक्टर भी देखना पड़ेगा, और दोनों में से दोनों की जो वैल्यू आएगी उसमें से जो मैक्सिमम होगा हम उसके हिसाब से उसको शिफ्ट करेंगे। और जब हम ये गणना करते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है 4, तो हम इसको 4 स्थान से इसको आगे शिफ्ट करेंगे और फिर से मिलान प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। हम जब दाएं से बाएं फिर से मिलान प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं तो पहला ही वर्ण टेक्स्ट का और पैटर्न का मिसमैच हो जाता है, मतलब वह आगे मैच नहीं हो पाता है, मिलान नहीं हो पाता है। तो टेक्स्ट में O है और पैटर्न में R है, दोनों का मिलान नहीं हो पाया। तो हम यहां पर सिर्फ बैड कैरेक्टर ही हम टेबल में हम देखेंगे कि हमें कितना शिफ्ट होना है, क्योंकि यहां एक भी मिलान नहीं हुआ है, इसलिए गुड सफिक्स टेबल को हम नहीं देखेंगे। तो हमारा बैड कैरेक्टर टेबल के हिसाब से हमें सिर्फ एक शिफ्ट होना है, अर्थात हम एक शिफ्ट होने के बाद फिर से मिलान प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हम यहाँ पे R से R मिलान हो गया, O से O मिलान हो गया, T से T मिलान हो गया और S से S मिलान हो गया। इस तरह से हमारा मिलान प्रक्रिया यहाँ पर मैच हो जाता है या पैटर्न हमें इस टेक्स्ट में मिल जाता है। यहाँ पर हम बॉयर-मोर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस के केस में यह हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जो कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n/m है। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n into m है। वर्स्ट केस के केस में यह हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ये नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम जैसा ही रिजल्ट दे पाता है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है S of n इक्वल्स टू big O of m प्लस W, जहां पर W जो है यूनिक नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं जो कि टेक्स्ट में मौजूद थे लेकिन पैटर्न में मौजूद नहीं थे। निष्कर्ष, बॉयर-मोर एल्गोरिथम का निष्कर्ष यह है कि यह एक कुशल टेक्स्ट पैटर्न मिलान करने वाली तकनीक है, जो पैटर्न और टेक्स्ट के बीच मिलान को तेजी से खोजने के लिए विभिन्न ह्यूरिस्टिक का उपयोग करता है। यह एल्गोरिथम 2 मुख्य रणनीतियों पर आधारित है। प्रथम, बैड कैरेक्टर ह्यूरिस्टिक। जब पैटर्न और टेक्स्ट के बीच में कोई मिलान नहीं होता तो यह ह्यूरिस्टिक बताता है कि पैटर्न को आगे कितना शिफ्ट किया जाए। यह अंतिम बार उस पात्र को दिखाई देने वाले के आधार पर निर्णय करता है। गुड सफिक्स ह्यूरिस्टिक, यदि पैटर्न का कुछ भाग मेल खाता है लेकिन पैटर्न में नहीं मिलता है तो यह ह्यूरिस्टिक बताता है कि पैटर्न को कैसे शिफ्ट किया जाए ताकि अगले संभावित मिलान को जल्दी से खोजा जा सके। इन ह्यूरिस्टिक के कारण बॉयर-मोर एल्गोरिथम औसत मामलों में big O of n/m समय में पैटर्न की खोज करता है, जो अन्य सरल एल्गोरिथम जैसे कि ब्रूट फोर्स जो big O of n into m की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। इसका प्रदर्शन विशेष रूप से लंबे टेक्स्ट में छोटे पैटर्न खोजने में उत्कृष्ट होता है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, समन्वयक डॉक्टर JP पात्रा तथा सह समन्वयक मिस्टर शेष नारायण साहू के साथ व्याख्यान को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।